हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रशस्ति। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो लेक्चर होगा ये आप लोग देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चैप्टर इजी है, टफ भी है, मॉडरेट भी है। इट डिपेंड्स अप टू यू कि कितना कॉन्सेप्ट आपके पास है इस चैप्टर के ऊपर। उसके ऊपर बेस करके आप लोग बता सकते हो कि हाँ, ये चैप्टर तो बहुत ही मतलब टफ लेवल का है। और अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर सीख लिया ना वो, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर रहेगा तो ये बहुत आसान चैप्टर है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान लेवल का लगेगा आप लोगों को ये चीज। तो सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट है, हर एक बात मेरे द्वारा बोला गया हर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझो। बहुत धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाना है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। इंपॉर्टेंट चीज जो भी है उसको नोट डाउन करेंगे और ऐसे इस पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी विजय, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रशस्ति। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज। देखो, पहले तो बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, ये कौन सी चीज के ऊपर मतलब किस चीज के ऊपर डील करते हैं। पहला बात तो ये स्टूडेंट के पास क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये होता क्या है एक्चुअली। तो दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस डील्स विथ एक चेंज होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल चेंज। उसके साथ साथ एक हम लोग केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों चीज के ऊपर है, मतलब एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। दो टाइप का एनर्जी होता है ना आपके पास, देख सकते हैं यहां पर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक है और एक होता है केमिकल एनर्जी। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी के ऊपर ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको बताता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी के ऊपर जो है डील करता है, इसी के ऊपर जो है डील करता है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि इट डील्स विथ द इलेक्ट्रिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। ये बात समझ में आया आप लोगों को कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, कि ये डील करता है इसमें। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज बहुत सिंपल सा चीज है कि द केमिकल चेंज, कुछ भी केमिकल चेंज होगा। पता है आप लोगों को फिजिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज मतलब वहां पर कुछ अलग चीज बनेंगे, एटॉमिक रीअरेंजमेंट होगा, रिकॉम्बिनेशन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। मतलब पूरा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा मतलब डिसोसिएट कर जाएंगे, अलग अलग एनोड कैथोड में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो वही चीज है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है कि करंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको अगर एक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना है, ठीक है, आपको अगर एक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना है तो यू हैव टू सप्लाई द करंट। हाँ, एक बात तो है कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो कि पानी में जाते ही टूट जा रहा है आयंस में, लेकिन उसके बाद जो आयंस का फ्लो करेंगे वो तो अपने आप नहीं होगा ना। जो एनोड कैथोड रहेंगे उस साइड वो मूव करेंगे, वो चीज तो अपने आप नहीं होगा ना। बाहर से एक आपको क्या देना होगा, एनर्जी और करंट देना होगा। तो यहां दो टाइप का चीजें राइज हो सकता है कि बाहर से एक्सटर्नल करंट को सप्लाई करते हुए एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल के अंदर रिएक्शंस हुआ, होने के बाद वहां पर पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो वहां से आउटपुट के हिसाब से एनर्जी मिल रहा है। तो एक तरफ हो रहा है कि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है और एक तरफ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फॉर्मेशन हो रहा है।
दोनों चीज हो सकता है, दोनों चीज यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के ऊपर रिलेटेड है। तो इसके ऊपर आधारित हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि यहां पर हम लोग बात करेंगे, हायर क्लासेस में आप लोग गैल्वेनिक सेल के ऊपर बात करोगे। तो वही चीज है, मतलब जब केमिकल चेंज विच इज corresponds to the chemical change which corresponds to change flow of electricity। ठीक है, क्या बताया अभी आप लोगों को कि जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज which are accompanied by the flow of electric current, the chemical change accompanied with the flow of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ये चीजें डिपेंड करेगा। और आप लोग ऐसा ही बोल सकते हो कि यहां पर प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों चीज हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन भी हो सकता है, कंजम्पशन भी हो सकता है। करंट जो है आई, ये प्रोडक्शन भी हो सकता है और कंजम्पशन भी हो सकता है। क्लियर हुआ बात? तो ये तो बहुत ही एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। सब कुछ सही चल रहा है, एक बार देख लेने दो। हाँ, सब कुछ सही है भाई। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझाए कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने जा रहे तो कुछ ना तो चीजें तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, मतलब करंट सप्लाई किया तो केमिकल चेंज हुआ, इस बात को समझ लिया ना आप लोग। और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज मतलब केमिकल चेंज विद द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो बहुत सारा चीज जो है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर बात करें हम लोग तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली ये वाला टर्म जो यहां ऊपर लिखा है, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करते हैं ना, तो क्या होता है दोस्तों, यहां पर बाहर से बैटरी मतलब करंट का यूज किया जाता है। ये बात समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, यहां पर करंट चाहिए, करंट आपको देना होगा, यहां पर करंट सप्लाई करना होगा, तब जाके ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस संभव है। तो आपको डीसी बैटरी यानी कि जो डायरेक्ट करंट देता है, बैटरी जो है आपका, ये चीज यूज किया जाता है यहां पर, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि आपको ये चीज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो रिएक्शंस यहां पर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है इसको, जहां पर आपको बाहर से क्या करना होता है, करंट को सप्लाई करना होता है, तब जाके ये चीजें बनता है। और एक टाइप का सेल होता है आपका गैल्वेनिक सेल, ये नहीं है आप लोगों का अभी, गैल्वेनिक डेनियल सेल। इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, मान लो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहां पर पोटेंशियल डेवलप हुआ ई सेल, उसके बाद वहां पर आपको करंट मिलेगा एज आउटपुट के हिसाब से। मतलब बैटरी जो होता है ना रिवर्सिबल, उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होने के बाद एज ए आउटपुट हिसाब से हम लोगों को क्या मिलता है, करंट। तो वो चीज है आपका डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल में मिलेंगे, तो वो अभी आप लोगों नहीं है। बट अभी आप लोगों को गौर करना यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर, कि जहां पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज को करना होगा आपको बाय सप्लाइंग करंट। तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो डिवाइस होता है दोस्तों, यहां पर एक इस टाइप का एक वेसल्स लिया जाता है, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस दिया जाता है। यहां पर आपको देखो आप लोग को ध्यान होगा ये चीज, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत आराम से पढ़ेंगे, हर एक चीज वो क्लियर करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट्स दिया जाता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं ना दोस्तों, यहां पर वो टूटता है, वो यहां पर क्या करते हैं, ब्रेक करने के बाद आयंस बनाते हैं। मान लो कि ये ए बी है, तो यहां पर टूट के ए प्लस बना और बी माइनस बना, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स
ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में जाते ही, एक एक्वा सॉल्यूशन में जाते ही और मोल्टन स्टेट उसको अगर बनाओगे आप लोग, तो वहां पर आयंस की प्रेजेंस रहेगा, वो अपने आप जो है आयंस में टूट जाएंगे। अब देखो ये जो आयंस बना यहां पर, और एक चीज और भी ध्यान होगा आप लोगों को कि जैसे यहां पर इलेक्ट्रोड रहता है, जहां पर मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, टेक्स प्लेस होता है जहां पर। और ये भी चीज आप लोगों को ध्यान होगा कि दो टाइप का इलेक्ट्रोड होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एक जो होता है सर, एक इलेक्ट्रिक ऐसा होता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट होता है, और एक होता है बैटरी नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड। तो जो बैटरी का पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोला जाता है? ये इसको बोला जाता है एनोड। ये होता है आपका एनोड। और जो कैथोड होता है दोस्तों, यहां पर जो नेगेटिव है, ध्यान से सुनो, ये दो कैथोड लिए, एक कैथोड यहां पर दो दो इलेक्ट्रोड लिए, दो इलेक्ट्रोड का दो एंड मिलेंगे। अब दो एंड को बाहर से डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो जो आप लोग पॉजिटिव एंड के साथ, बैटरी देखे हो ना आप लोग, तो वहां पर लिखा रहता है ना पॉजिटिव नेगेटिव एंड, तो जो जाके आप पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट करोगे वो होगा आपका एनोड। और जो आप जिस एंड का, इलेक्ट्रोड का जिस एंड आपको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है बैटरी का, वो होता है आपका कैथोड। ये चीज ध्यान में रहेगा। अब देखो जब आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो ये जो दोनों आयंस है ना, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हुआ था वहां पर, तो उस टाइम ये लोग सोल्यूशन में थे, इधर उधर जा रहे थे सोल्यूशन में। लेकिन इसका जो मूवमेंट होगा ना, पूरा अच्छे तरीके से मूवमेंट जो होगा, वो कब संभव है? जब हम वहां पर एक करंट का कंटिन्यूअस सप्लाई करेंगे। कंटिन्यूअस एक करंट का सप्लाई जब होगा, वहां पर फ्लो होगा, तब ये चीज जाएंगे इधर। अब देखो प्लस किधर जाएंगे? माइनस की तरफ, और माइनस किधर जाएंगे? प्लस की तरफ। अब ये दोनों रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे, यानी कि ये जो कैटायन हुए, ये कैटायन जो है ये आपका कैथोड में जाएगा सर, ये कैथोड में जाएगा। और जो एनायन है ये आपका एनोड में जाएगा। ये बात समझ में आया? अब जाने के बाद क्या होगा? देखो जब ये लोग अपने अपने रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड के पास जाता है, ध्यान से सुनो, जब ये दोनों अपने अपने रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड के पास जाता है तो ये लोग डिस्चार्ज होता है। क्या होता है ना? जब ये लोग जाते हैं तो डिस्चार्ज होता है। समझ में आया? डिस्चार्ज होता है। अब एक चीज सुनो, ये जो कैथोड होता है ना, ये जो कैथोड होता है, इसमें होता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है इसमें? रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है गेन करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और उसके बाद गेन द्वारा क्या करेंगे ये लोग? रिड्यूस्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड होके प्रोडक्ट बना लेगा। अब ये जो एनोड होता है, ये एनोड में क्या होगा? ये एनोड से यहां पर होता है आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद यह ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, यह चीज समझ में आया आप लोगों को कि कौन किधर जाएगा, और जाने के बाद मतलब उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। जैसे यहां पर मान के चलो कि ए प्लस यहां आया कैथोड में इलेक्ट्रॉन, वो अभी लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेना है उसको, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो ए बना। अब देखो ए क्या है? एक एटॉम है। अब एटॉम क्या खुद रह सकते हैं क्या? एटॉम तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर वो नियट रहा तो अलग बात है, लेकिन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ए अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? ऐसे दो ए रेडिकल मिला के A2 गैस बना देगा ऐसे, अगर गैसीय स्टेट में रहा तो। ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो ये सोडियम प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन लेके पास सोडियम हो गया। बट बहुत सारा ऐसे केसेस मिलेंगे आप लोगों को कि पहले इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो एटॉम हुआ, कैटायन से एटॉम हुआ, उसके बाद वो फिर से मतलब क्या है कि और एक एटॉम के साथ कनेक्टेड होके वो एक मॉलिक्यूल बना लिए, इस हिसाब से। तो यहां पर दो टाइप का चेंज नजर आ रहा है। पहला वाला जो चेंज है उसको हम लोग प्राइमरी चेंज बोलेंगे। प्राइमरी चेंज यह होता है आपका प्राइमरी चेंज।
और ये होता है आपका सेकेंडरी चेंज। ठीक है, ये होता है आपका सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज तब उस केसेस में होंगे जहां पर वो प्राइमरी स्टेज में आप उसका रिएक्शन होने के बाद वो जो चीज बना रहा है स्पेसिस वो स्टेबल अगर होता है तो इट्स ओके, अगर नहीं होता फिर से वो कंबाइन करेंगे, उसके बाद वो एक स्टेबल स्टेट में जाएंगे। जैसे मान के चलो कि हाइड्रोजन हुआ, और हाइड्रोजन अकेला ऐसे एच के हिसाब से नहीं रह सकता है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरा एक एच को पकड़ के एक H2 मॉलिक्यूल के हिसाब से रहेंगे, तो वो सेकेंडरी चेंज के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि कैथोड में क्या चीज होता है। अब देखो एनोड में क्या होगा, एनोड में आपका नेगेटिव आयंस जाएंगे, ये मान के चलो बी माइनस गया है यहां तक, तो बी माइनस जाने के बाद ये पहला तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। अब देखो ये बी अगर मान के चलो कि स्टेबल है, इट्स ओके, अगर नहीं होगा तो दोनों बी मिला के ऐसे दो रेडिकल बी रेडिकल मिला के क्या होगा, B2 बनाएगा। और अगर गैसीय स्टेट में रहा तो इट्स ओके कि गैस B2 गैस हिसाब से हम लोग को क्या मिलेगा, वहां पर एनोड में प्रोडक्ट मिलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब देखो मान के चलो कि यहां पर जो चीज हो रहा है, इलेक्ट्रोड ये सब, ये आप लोगों को ना और भी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। और यहां पर जो आयंस का मूवमेंट हो रहा है ना, वो यहां पर भी तो करंट मिल रहा है ना, आई मीन यहां पर जो पूरा चीज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद आयंस का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो कंडक्टर्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें ना, तो कंडक्टर्स के ऊपर अगर बात करें उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि ये जो अभी आप लोगों को बताएं यहां पर क्या कि इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है, क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है इलेक्ट्रोलाइट। और कंडक्टर सी समझ लो पहले, क्योंकि हर एक छोटा छोटा चीज क्लियर होना चाहिए। कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स क्या होता है, मतलब जो कंडक्ट कर सकता है कोई भी चीज, जिसके ऊपर मतलब जिसके थ्रू क्या करेंगे, कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिक करंट जो मतलब कंडक्ट करेंगे। कंडक्टर्स मतलब सब्सटेंस दैट कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मतलब जा सकता है, वही कंडक्टर है। जैसे हम लोग को पता है कि मेटल कंडक्टर होता है, लाइक, तो कंडक्टर सर एक तो हो सकता है जितना सारा आप बता सकते हो यहां पर मेटल है, ये मेटल कंडक्टर होगा। मेटल्स जितना सारा मेटल्स है, सिल्वर, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सारा जो भी मतलब, और कुछ कुछ जो है आपका देख सकते हो नॉन मेटल भी कंडक्टर्स के हिसाब से काम कर सकता है। ग्राफाइट को ध्यान में होना चाहिए आप लोगों का। और एक होता है आपका इंसुलेटर। ये क्या चीज होता है जिसमें, इंसुलेटर क्या होता है सर, इंसुलेटर मतलब वो करंट को कैरी नहीं करेंगे, करंट कैरी, करंट कैरीज द आयन, करंट करंट को कैरी नहीं कर सकता वो। आप लोग देखो ये जो प्लास्टिक होता है इसमें क्या करंट जा सकता है, नहीं। ये जो तार होता है ना वायर, उसके ऊपर देखो एक पीवीसी का एक कोटेशन रहता है जिसके द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट से। तो ये प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, आपका वुड हो गया, सीमेंट हो गया, ये जितना भी चीजें लिख रहा है यहां पर, ये कोई भी आपका माइका हो गया, तो ये जितना भी चीजें है ना सब क्या कर सकता है कि करंट को कैरी नहीं कर सकता। तो इसी वजह से इन लोगों को इंसुलेटर के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। क्लियर हो गया बात, समझ में आया। तो कंडक्टर्स क्या होता है ये चीज समझ में आ गया कि जिसके थ्रू मतलब कॉन्डक्ट कर सकता है, चीजें जा सकता है भाई। इंसुलेटर मतलब करंट उसमें से जाएगा ही नहीं। अब देखो अगर कंडक्टर्स की बात करें तो यहां पर दो चीज आता है, एक होता है आपका मेटेलिक वाला कंडक्टर्स और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये भी कंडक्टर के ऊपर मतलब हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो ये जो कंडक्टर्स है मेटल टाइप का आपको एक कंडक्टर मिलेंगे और एक टाइप का कंडक्टर मिलेंगे इलेक्ट्रो
लाइट्स। तो ये दो चीज समझना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत सारा बात आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। मेटेलिक कंडक्टर्स जैसे सर क्या कि मेटल है ये मान के चलो, तो मेटल में सर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर ये चीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तब वहां पर करंट फ्लो करते हैं। तो करंट जो फ्लो करता है यहां पर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो करंट यहां पर फ्लो करेगा, करंट जो है ये फ्लो करेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, पता है आप लोगों को। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के द्वारा जो वहां पर डेवलपमेंट होगा वो करंट का यहां पर सोर्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि इस दिशा से जा रहा है इधर, तो करंट इस साइड मिलेंगे, ठीक है। दोनों एंड में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और इस साइड आपको क्या मिल जाएगा, करंट। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं ना, तो वहां पर कोई भी मास का चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मास फ्लो नहीं हो रहा है यहां पर जो मास का जो फ्लो होता है यहां पर मास फ्लो नहीं होता है यहां पर। ये जो जब हम लोग सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं, और देखो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, पर मतलब टेम्परेचर का अगर हम लोग यहां पर मान लो कि इंक्रीज कर दिए टेम्परेचर, तो आप लोग देखो टेम्परेचर मतलब ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी इसको बढ़ जाएंगे, तो ये जो यहां पर या कोलिशन बढ़ जाएंगे, तो इसका जो स्मूथ फ्लो था वो बिगड़ जाएगा, तो इसका इंपैक्ट यहां पर आएंगे, मतलब करंट में। तो टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो यहां पर इसका जो मेटेलिक कंडक्टिविटी है वो घट जाता है, मेटेलिक कंडक्टिविटी ये डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो बात, समझ में आया। और ये केमिकली कोई भी डिकम्पोज नहीं हो रहा है, समझ में आया। और एक बात देखो, ये तो सॉलिड है ना भाई एकदम, ये तो सॉलिड स्टेट में है पूरा पूरी, तो ये सॉलिड स्टेट में फ्लो करता है, कोई भी मास यहां पर फ्लो नहीं हो रहा। और यहां पर जो है ये आपका एकदम क्या है कि देखो सॉलिड स्टेट में जा रहा है, समझ में आया। टेम्परेचर का ऊपर जो है बात कर लिए, और ये डेफिनेटली यहां पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है, मतलब नया कुछ तो नहीं बन रहा है ना। ये बात होता है आपका कहां पर, जब कंडक्टर, हम लोग बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में अगर बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जब कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या होता है देखो, यहां समझाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जैसे कि मान के चलो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और ये एनोड और कैथोड होता है, बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है ये चीज। तो यहां आयंस जो प्रेजेंट होता है ना उसका मूवमेंट होता है, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था, यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो कंडक्टिविटी की बात करें तो वहां पर आयंस का प्रेजेंस होता है, और वो प्रेजेंस ऑफ आयंस इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक करंट मतलब वहां पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, समझ में आया। वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो आयंस मूव करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, कंडक्टिविटी यानी कि करंट वहां पर मिलेगा, आयंस का मूवमेंट से यहां पर करंट मिलेगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट को आपको आइदर मोल्टेन स्टेट में देना होगा, मोल्टेन, और आपको एक्वा सॉल्यूशंस बनाना होगा। आपको क्या करना होगा, एक्वा सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रोलाइट को डालना होगा, तब जाके ये दोनों केसेस में क्या बनेगा, आयंस बनेगा। तो आयंस यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल था, यहां पर आयंस रिस्पॉन्सिबल है कि आयंस अगर रहेगा सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दिखाएंगे वहां पर,
यानी कि करंट फ्लो करेगा, कंडक्टिविटी दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेंगे। और अगर नहीं होता, नहीं प्रेजेंट है, ऐसा कुछ डालो उसमें कि नहीं आयंस, एक भी आयंस प्रेजेंट नहीं हुआ उसमें, एब्सेंट ऑफ आयंस, तो ऑब्वियसली बात है सर वहां पर करंट फ्लो नहीं करेंगे। समझ में आया? क्लियर हो रहा है बात? तो वही चीज है, आयंस का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोलाइट आपको सॉलिड स्टेट में देने से नहीं चलेगा। कैसे? सॉलिड स्टेट में देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, आयंस फ्री आयंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मान के चलो यहां पर आपको ए बी एक चीज दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में देते ही आप ए प्लस बी माइनस में टूट जाएंगे। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में रहता है सर, तो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंस होता है दोनों के बीच में, कैटायंस और एनायंस के बीच में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स के द्वारा क्या करेंगे, ये पूरा एक दूसरे को हेल्ड करके रहता है। मतलब ये जब तक सॉलिड स्टेट में है, जब तक इसका स्टेट सॉलिड है, तो ना तो ए प्लस फ्री है, ना तो बी माइनस फ्री है, आयरन मतलब आयन फ्री है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए। अब इसको जब मोल्टेन कर देंगे तो बहुत सारा हीट यहां पर देना होता है। अब हीट देंगे तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक हो जाएंगे, वीकेनिंग देयर बॉन्ड्स। और उसके बाद ये दोनों फ्री हो जाएंगे एंड ये आयंस में बदल जाएंगे। तो फ्री आयंस जब तक ना एग्जिस्ट कर रहे सिस्टम में, तब तक आपको यह पर कंडक्टिविटी नहीं मिलने वाला, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के द्वारा। क्लियर होगी? इसीलिए सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं दिखाते, उसमें से करंट नहीं जा सकता। बट एक्वा सॉल्यूशन में उसको दे दो तो हो जाएगा, मोल्टेन स्टेट में कर दो तो उसमें भी आयंस प्रेजेंट रहेगा, तो उसमें भी हो जाएगा। आयोनिक सब्सटेंस तो आयन से ही बना होगा ना, तो उसको आइदर आप मोल्टेन स्टेट में ले जाओ और एक्वा सॉल्यूशन में डालो, आयंस प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो उससे कंस्टिट्यूट करते बनता है उससे, तो आयंस तो प्रेजेंस रहेंगे ही। अब अगर आप मान लो कि शुगर की बात करते हैं, यूरिया की बात करते हैं, तो वहां पर आप उसको आइदर मोल्टेन करो या एक्वास करो, किसी में भी आयंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आयन से बनता ही नहीं है, वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, वो आयंस नहीं बनाते, उससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो आयंस बनना, प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर जो भी बात की है आपको थोड़ा जिस्ट कर दे रहे हैं कि इंसुलेटर के ऊपर चर्चा किए, कंडक्टर्स के ऊपर चर्चा किए, मेटालिक कंडक्टर्स के ऊपर चर्चा किए और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के ऊपर चर्चा किए। अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके ऊपर और भी हम लोग ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि पूरा जो है फैक्टर्स वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के ऊपर ही आधारित है, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट सर बहुत टाइप का हो सकता है। पहला तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है ना जो स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, मतलब पूरा पूरी जो है वो अपने आयंस में बदल जाएगा। ठीक है, पूरा पूरी जो है वो अपने आयंस में बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयंस प्रोड्यूस करता है जब एक्वा सॉल्यूशन में जाता है और मोल्टेन स्टेट में। तो सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस आयन इन एक्वा स्टेट और मोल्टेन स्टेट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो मोल्टेन में रहेगा तब वहां पर आयंस बनाएगा, और जब ये एक्वास में रहेगा तो उसके बाद उसमें भी आपको आयंस मिले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स को आपको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो कि एक होता है सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग में देखो क्या क्या आएगा, आप लोगों को ध्यान होगा कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम कर सकता है, बेसिस होता है सॉल्ट, तो ये
कैटेगरी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि एसिड जो है वो बेसिस जो है अल्कली जो है वो होगा, सॉल्ट जो है वो होगा। अब वीक में भी ये चीज हो सकता है, यही चीज होगा ना, यही कैटेगरी में आप लोग उसको रख सकते हो। एसिड में बात करते हैं H2SO4 की, ठीक है। एसिड में इधर आपका वीक में जो है वो बहुत पार्शियली वीक जो है ना वो पार्शियली मतलब पूरा पूरी टूटेंगे नहीं, उसका जो आयोनाइजेशन होगा वो कम होगा, बहुत सारा डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात करेंगे अभी। तो यहां पर जो मोल्स टूटेंगे वो कम होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होता है तो उसमें जो फ्रैक्शंस बनेगा वो बहुत मिनिमम कम हो गए। तो एसिड आपका H3PO4 ये आपका वीक एक इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम करेंगे, H2CO3 राइट। अब बेसिस की बात करें तो NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इधर आपका मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये वीक है। अब देखो सॉल्ट की बात करें तो बहुत सारा सॉल्ट है, NaCl, ये सारा जो है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम करेंगे। इधर जो सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये सब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। क्लियर हो गया? तो देखो ये चीज है, इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो जो मान लो कि ये सब जिसके साथ नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप लोग बात कर सकते हो कि सर ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब ग्लूकोज यूरिया ये नहीं टूटेंगे, ये नहीं टूटेंगे। फ्रुक्टोज, तो ये सवाल में आएगा आपका कि कौन सा जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर हो रहा है चीजें? अब देखो और एक चीज और भी बहुत सारा चीज है, जस्ट आप लोग ध्यान से सुनते जाओ चीजों को, जितना पॉसिबल हो रहा है एक लेक्चर में बना रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 में बाकी सब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो और एक चीज जो है यहां पर कि जो डिसोसिएशन और एक होता है आपका आयोनाइजेशन, तो उन दोनों टर्म में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो अगर हम लोग डिसोसिएशन की बात करें तो इसका एक मतलब यहां पर आप देख सकते हो, और आयोनाइजेशन, हालांकि दोनों ऐसे कॉन्सेप्चुअली देखो दोनों चीज सेम ही है बट थोड़ा सा अंतर है। देखो अगर हम बात करें कि NaCl की तो ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड है, और अगर हम लोग बात करें HCl की तो ये आपका क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो आयोनाइजेशन टर्म हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे, कोवेलेंट कि वो आयोनाइज हो जाएंगे, जैसे कि मान लो पानी में डाले तो H+ बना, Cl- बना, ये चीज एक्वास दोनों। अब ये दो अगर हम लोग बात करें तो ये डिसोसिएट कर जाएंगे पानी में जाते ही, आयंस बना लेगा Na+ और Cl-। तो बस यही अंतर है, अगर हम लोग डिसोसिएशंस बता रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर किस चीज का बात हो रहा है ना, डिसोसिएशन के टाइम सर आयंस का, आयोनिक कंपाउंड्स की बात हो रहा है, सॉलिड स्टेट में है, एक्वास में डाल रहे हैं तो डिसोसिएशन हो रहा है। अब दोनों की अगर बात करें तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा, तो वो है क्या ना, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फ्रैक्शन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना डिसोसिएट किया। मान लो कि 100 मॉलिक्यूल हम दिए तो उसमें से मान लो 30 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट किया, तो 30/100 मतलब 30% डिसोसिएट किया, इसका मतलब है, ठीक है। तो कितना मोल्स डिसोसिएट कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट डिसोसिएट, ठीक है। जब उसको मतलब टोटल नंबर में से कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगोज डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं। ऐसे मान के चलो आप लोग 100 मॉलिक्यूल से आपके पास तो 30 मान लो डिसोसिएट किया, तो
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसे 30/100, 30 टूटा है वहां पर। ठीक है, तो बस अब हम लोग देखो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे पहचाना ना, तो वो एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो आपके पास एक ऐसा सेल है, उस सेल में आप इलेक्ट्रोड डाले हो ऐसे, और ये बैटरी है, और बैटरी में आप क्या किए हो कि यहां पर एक बल्ब को कनेक्ट किए हो। ठीक है, ऐसे एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, समझ में आया? ये कहीं पर यहां पर कर दो, यहां पर मान के चलो एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्या होगा देखो, जब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डालेंगे तो इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा कमेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर डाल रहे हो, मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब डाला जा रहा है इसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा कि बहुत सारे आयंस रहेंगे, पूरा पूरी कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे, 100%, लगभग 100% डिसोसिएट करेंगे। तो लगभग 100% डिसोसिएट करेगा तो ये बहुत अच्छे से ग्लो करेंगे। और अगर मान के चलो वीक दे रहे हैं हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये डिमली का जो है वो डिमली ग्लो करेंगे, मतलब बहुत हल्का, लाइट, उसका तेज उतना ज्यादा नहीं होगा, तो उससे पता चलेगा आप लोगों को। और मान लो कि ये ग्लो ग्लो हुआ ही नहीं, उसका मतलब ये पक्का एकदम क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो वही चीज आप लोग थोड़ा सा एक छोटा बहुत एक्सपेरिमेंट के साथ ये चीज को समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो एकदम बेसिक चीजें में आते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोग खुद कर सकते हो कि ये सारा चीज क्या क्या है। एनॉन एनायन कैटायंस बता दिए, और कुछ चीजें ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, और जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो क्या चीज वहां पर प्रोडक्ट बनना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चीज बनना चाहिए। तो अगर एक नंबर अगर हम लोग बात करेंगे कि सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में लेके उसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो सर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्या वो किस मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लिए हम लोग, मान के चलो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ये लेने के बाद इसमें से क्या हाइड्रो मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनेगा। मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, चलो, और ये चीज अगर बहुत अच्छे से समझ लिया ना आप लोग, तो बस कोई भी सवाल यहां से आएगा तो कर सकते हो आराम से। तो क्या कॉन्सेप्ट है देखो, पहले सोडियम क्लोराइड सॉलिड था, अब मोल्टेन बताया कि मोल्टेन में ले जाओ उसको, तो क्या करेंगे, मोल्टेन में ले जाओ। तो मोल्टेन में जब इसको ले जाओगे NaCl मोल्टेन, तो पहला तो बात यह है कि ये पूरा पूरी आयंस में ऐसे टूटेंगे, Na प्लस लिक्विड में रहेगा, प्लस Cl- ऐसे लिक्विड में रहेगा। एक्वस मत लिखो क्योंकि एक्वस नहीं लिया जा रहा है, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पर अगर आयंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आयंस कहां से आ रहे हैं ना, ओनली कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, और यहां दो आयंस आप लोगों को मिलेंगे, एक तो एक कैटायन है Na+, और एक है Cl- एनायन। ये बात समझ में आया। अब एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है ना, जहां पर ये रिएक्शंस करते हैं हम लोग, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रोड जो है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रोड की चर्चा करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये आपका एनोड है, और ये आपका क्या है, कैथोड है। समझ लो अच्छे से। अब यहां पर कौन सा चीज प्रेजेंट है ना, Na+ और Cl-। अब देखो पूरा इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये जो पूरा सोल्यूशन है ना, ये पूरा पूरी न्यूट्रल है, मतलब यहां पर जितना सारा Na+ आयंस प्रेजेंट है, जितना सारा कैटायंस है, उतना ही नंबर ऑफ एनायंस मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ जो कैटायंस है उसके समान समान क्या होगा, नंबर ऑफ एनायंस भी मिलेंगे।
ठीक है। तो पूरा पूरी जो है ओवरऑल अगर बात करें हम लोग, ये जो सोल्यूशन है ये आपका क्या है, न्यूट्रल है। ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, डिस्चार्ज करेंगे हम लोग। चलो, तो इलेक्ट्रोड में रिएक्शंस होगा, एक आपका इलेक्ट्रोड होगा कैथोड, एक आपका इलेक्ट्रोड होगा कैथोड। तो कैथोड में क्या होगा, रिएक्शन। अब कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है ना सर, रिडक्शन होता है। अब कैथोड में कौन मूव करता है ना सर, कैटायन मूव करता है। कौन सा मूव करेंगे, कौन मूव करेंगे यहां ना, कौन आएगा ना, कैटायन आएगा। एक को एक बार अच्छे से एक को देख लो, कैटायन आएगा। अब कैटायन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो क्या होगा रिएक्शंस देखो यहां पर, सोडियम है प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका Na बनाएगा। चलो, तो ये प्रोडक्ट मिल गया आपको यहां से, ठीक है। इसमें प्राइमरी चेंज ही है क्योंकि Na2 के हिसाब से नहीं लिखा जाता, तो ये तो मिल गया यहां से NS। अब देखो, अगर हम लोग एनोड की बात करें तो एनोड में क्या रिएक्शंस होगा, एनोड रिएक्शंस। तो एनोड में सर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाता है, तो यहां पर क्लोरीन आएंगे। एनोड में कौन आता है ना, एनोड में सर आता है एनायन आता है। एनोड में कौन सा चीज आता है, एनायन आता है। अब एनायन आया Cl माइनस आया, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब देखो, ये होता है आपका प्राइमरी चेंज, ये होगा आपका 1 डिग्री चेंज, प्राइमरी चेंज। लेकिन ये फिर से क्या होगा, दो Cl ऐसा कनेक्ट करेंगे और Cl2 बनाएंगे, तो ये आपका सेकेंड डिग्री चेंज भी होगा यहां पर। समझ में आया, तो ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिला वो आपका क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखो ये जो एनोड है सर, एनोड से आपको क्लोरीन गैस मिलेगा, एनोड से जो है ये क्लोरीन गैस मिलेगा। और यहां पर जो कैथोड है ना, इसमें से क्या डिपोजिट होगा ना, सोडियम मेटल की डिपोजिशन रहेगा। समझ में आया, यहां पर जो है सोडियम मेटल का डिपोजिशन मिलेगा। तो बस यही चीज समझना है आप लोगों को। तो ये बहुत आसान चीज है। जैसे यहां पर जो आयंस है ना, वो आयंस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट से ही आ रहा है। अब देखो, इसी चीज को अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि मोल्टेन स्टेट ना लिख के अगर हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, अगर यहां पर एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का। तो यहां पर बहुत सारे आयंस मिलेंगे, क्योंकि जो आयंस यहां पर मिलेगा ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl से तो आएंगे ही, साथ साथ ये जो वाटर है वो भी आयोनाइज करेंगे, तो वहां पर से भी आपको क्या मिलेगा, आयंस मिलेंगे। समझ में आया। तो यहां पर जो आयंस होगा सर, ये बहुत सारा आयंस यहां पर रहेगा। जैसे Na+ हो जाएगा, Cl- प्रेजेंट होगा, H+ और OH-, तो इतना सारा आयंस है। तो जब इतना सारा आयंस था, जब दो आयंस था, तो कोई भी कंपटीशन नहीं था, आराम से वो लोग एनोड और कैथोड में जा रहा था। अब जब दो कैटायन आ गया, तो उसमें दोनों के बीच में तो कंपटीशन होगा कि नहीं, बताओ। दोनों तो कैथोड के वहां पर जाके जमा होंगे। अब कैथोड किसको लेंगे, कैथोड में कौन रिडक्शन होगा, वो तो मायने रखता है। अब जैसे कि यहाँ पर एनायन है, तो एनायंस तो दोनों एनायंस है ना, दोनों एनायंस कैथोड की तरफ जाएंगे। अब वहां पर जाके रहेंगे, अब देखेंगे कि एनोड किसको पिक करेंगे, वो डिपेंड करेगा। तो कौन सा चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि Na+ और H+, ये दोनों देखो कैथोड में जाएगा। ये आपका बहुत ध्यान से सुनो इस चीज को ना, इसमें दोनों चीज जा सकता है, Na+ भी जा सकता है और H+ भी जा सकता है। और अगर एनोड की बात करें सर, तो एनोड में भी क्या होगा, ये दोनों जा सकता है, Cl- भी जा सकता है और OH- भी जा सकता है। अब तो कौन सा चीज मतलब रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये कैसे पता चलेगा। देखो, तो इस साइड आप लोग को थोड़ा इरेज करते हैं, क्योंकि समझना है तो थोड़ा बहुत यहां पर प्लेस चाहिए मेरे को। तो यहां पर और भी दो कंपटीशन में आ गया, H+ आ गया और एक OH- आ गया। अब देखो, यहां पर जो है कैथोड में दोनों भीड़ करेंगे, ये भी आएंगे, पहुंचेंगे, ये भी पहुंचेंगे, और इस साइड ये भी पहुंचेंगे एनोड में, और ये भी नेगेटिव चार्ज लेके यहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बात करें सर कि किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसको प्रेफरेंस मिलेंगे, और यू कैन से किसको मतलब सिलेक्ट करेंगे, किसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्टिव डिस्चार्ज की बात यहां पर आता है, सिलेक्टिव डिस्चार्ज वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा।
जिसको समझना है ना इस वीडियो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर एक बात बता रहे हैं। सिलेक्टिव डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट देखो, होता है एक डेपोजिशन पोटेंशियल। डेपोजिशन पोटेंशियल, तो डेपोजिशन पोटेंशियल जिसका कम होगा, मिनिमम होगा, लेस होगा, वो वहां पर जल्दी डिपॉजिट करेंगे। तो देखो बात करेंगे Na प्लस और H प्लस की, तो डेपोजिशन पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज लेस देन Na प्लस। ये होता है कारण, इसी वजह से H प्लस यहां पर जाएंगे और रिएक्शंस होगा कैथोड में। कैथोड में रिएक्शंस होगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन H, और फिर दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन 2H। अब ये दोनों H मिला के क्या करेंगे, H2 बनाएंगे, यानी कि प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज दोनों चीज यहां पर होगा, तो यह गैस मिलेंगे। समझ में आया? तो ये जो है ना, ये एक सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके ऊपर आधारित हम लोग बता सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज में जो नीचे रहेगा, जितना नीचे रहेगा वो उतना इजीली डिस्चार्ज होगा। समझ में आया? जो जितना नीचे रहेगा वो उतना ही इजीली डिस्चार्ज होगा। अब देखो ये सीरीज को लिखते हैं हम यहां पर, तो पहला तो सोडियम है Na प्लस के प्लस, ठीक है, Na प्लस के प्लस। उसके बाद आपका Mg2 प्लस, कैल्शियम, कैल्शियम आ गया। उसके बाद Mg आ गया, लाइक ऐसा ऐसे करेंगे आएंगे, एल्यूमिनियम आएगा, आयरन आएंगे, निकेल, ठीक है। उसके बाद टीन, लेड, तीन आएंगे ना, लेड 2 प्लस 4 प्लस, और ऐसे करके H प्लस आएंगे नीचे। उसके बाद कॉपर, उसके बाद Hg, Ag, Au, Pt, ऐसे करके। नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, कॉपर तक दिख रहा है। अच्छा देखो, कॉपर के नीचे हम Hg2 प्लस लिखे हैं, ठीक है, K प्लस, Na प्लस, Ca प्लस, Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम, आयरन, निकेल, टीन, लेड, H प्लस, कॉपर, Hg, Ag, Au, ठीक है। ये तो देखो सिंपल सी बात है सर, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, नीचे जितना जाओगे वो इजीली क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना है। तो H प्लस देखो नीचे है, कि ये जो ऊपर है एकदम, ये जो है एकदम ऊपर है, ठीक है। K प्लस ऊपर रहेगा, ये और भी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो K प्लस, उसके बाद Na प्लस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे एक सीरीज है, आप लोग बुक में देख सकते हो। तो नीचे जितना है, जो भी नीचे है, तो उतना इजीली वो वहां पर जाएंगे और रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग एनोड के लिए बात करें, एनायंस की, तो देखो एनायंस में क्या चीज होगा, तो इसके लिए यहां पर इरेज कर देते हैं इसको थोड़ा बहुत, ठीक है, आप लोग लिख ही रहे हो सारा चीज। तो एनोड के लिए क्या होगा, देखो एनोड में एनायंस जाएंगे। अब देखो दो चीज यहां पर है, Cl माइनस वर्सेस OH माइनस, Cl माइनस वर्सेस OH माइनस। अब डिपोजिशन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेंगे ये कौन जाएंगे प्रेफरेंशियल। तो यहां पर भी एक सीरीज आता है कि सल्फेट, उसके बाद आपका नाइट्रेट, Cl माइनस, I माइनस, Br माइनस, I माइनस, और आपका आता है नीचे एकदम OH माइनस। यानी कि नीचे जितना जाओगे वो इजी होगा डिपोजिशन। लेकिन और भी यहां पर एक चीज मैटर करेगा कि कंसंट्रेशन, कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना, वो आपका क्या करेंगे, वहां पर प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सॉल्यूशन में, वो जाएंगे वहां पर।
तो ये एक ऑर्डर है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी केसेस में ये एक्सेप्शन नहीं होगा, बट यहां पर एक एक्सेप्शन है कि OH माइनस नीचे है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल यहां पर एक्वा सॉल्यूशन जो हम लोग सोडियम क्लोराइड की करेंगे, तो एनोड में जो रिएक्शंस करेंगे ना, तो फिर OH माइनस आना चाहिए था सर, फिर OH होगा, फिर ऑक्सीजन बनना चाहिए, लेकिन ये चीज नहीं होता, क्योंकि Cl माइनस का जो वो जो उसका डेंसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है OH माइनस के। सो ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा चीज आएंगे, बहुत मान लो कि बहुत डेंसिटी उसका ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो ही जाएंगे वहां पर। तो यहाँ पर Cl माइनस आएंगे और ऐसे दो क्लोराइड आयंस रेडिकल बनाएंगे, Cl2 गैस वहां से निकलेंगे। तो ये चीज थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है। बाकी बस यही एक्सेप्शन है, थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना है कि जब हम लोग एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की करेंगे तो वहां पर एनोड में क्लोरीन गैस निकलेंगे, क्लोरीन गैस निकलेंगे, समझ में आ रहा है ना, और हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मोल्टेन स्टेट में जो आयंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसका सॉल्ट से आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है। लेकिन जब एक्वा सॉल्यूशंस लिया जा रहा है उसका, तो उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट से तो आ ही रहा है भाई। अब पानी भी तो डिसोसिएट करेंगे, उसमें से आप उसमें से भी आएंगे, तो वहां पर कंपटीशन वाला चीज हो रहा है, प्रेफरेंशियली कौन वहां पर जाएंगे एनोड और कैथोड में। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, ये सारा चीज क्लियर हो रहा है वन बाय वन स्टेप वाइज। अब क्या करना है, अब एप्लीकेशंस के बिफोर बहुत सारा और भी सिस्टम है जहां पर प्रोडक्ट आप लोगों को बताना होगा। जैसे लेड ब्रोमाइड को लेके अगर बात करेंगे तो वहां पर क्या रिएक्शंस होगा, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वहां पर क्या होगा। तो जस्ट प्रोडक्ट बताना है, लगभग 1 घंटा हो गया आप लोगों को, ये चीज अच्छे से देखना होगा। तो देखो अगर मोल्टेन PbR2 की करेंगे तो क्या चीज मिलेंगे, बस मोल्टेन मोल्टेन ये आप लोग ट्राई करो, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड की बात हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें से आपको लेड 2+ मिलेंगे और Br माइनस। तो देखो कैथोड में एक रिएक्शन होगा कि नहीं बताओ, कैथोड में एक रिएक्शन होगा जो कि ये चीज आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और लेड बनाएंगे। एनोड में क्या होगा सर, एनोड में तो Br आएंगे दोनों और Br इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे, ऐसे ही 2 Br क्या करेंगे आपस में जुड़ेंगे और ब्रोमीन गैस निकलेंगे यहां से। तो प्रोडक्ट समझ में आ गया, क्या चीज होगा, लेड, लेड बनेगा और क्या बनेगा, ब्रोमीन। मोल्टेन NaCl तो बता दिया आप लोगों को, एक्वास। अब देखो एसिड डाइल्यूटेड अगर वाटर की बात करें हम लोग, तो वहां पर क्या चीज मिलेंगे पता है आप लोगों को, एसिड डाइल्यूटेड अगर मान लो वाटर ले लिए, डाइल्यूटेड वाटर, एक बात तो है जैसे कि वाटर है तो वाटर बहुत ही वीक है, मतलब वाटर टूटेंगे नहीं उतना अच्छे से H+ OH- में, लेकिन उसमें अगर H+ दिया जाए, कुछ एसिड दिया जाए मिनरल्स एसिड, तो वाटर और एसिड देके मान लो कि H2SO4 डाल दिए, तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहां पर आयोनाइजेशन जो होगा वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा देखो आयंस बनेंगे, H+ OH-, यहां से आपका सल्फेट आयन बनेंगे, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये तो कैटायंस को लेके कोई टेंशन नहीं है। तो कैथोड में सर हाइड्रोजन गैस मिलेंगे, हाइड्रोजन H+ इलेक्ट्रॉन H होगा, अब 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, H2 गैस बनाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एनोड की जब बात करेंगे, एनोड में तो देखो सल्फेट भी है और OH- भी है। अब देखो प्रेफरेंशियली कौन नीचे है बताओ, OH- नीचे है और सल्फेट जो है ऊपर है बहुत। तो ये तो नहीं होगा, ये आपका डिपोजिशन होगा, इसका इलेक्ट्रोड जो डिपोजिशन पोटेंशियल है कम है, तो डेफिनेटली वो वहां पर आएंगे। तो OH- इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, OH- इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और क्या होगा, ऐसे ही 2 OH आपस में जुड़ेंगे, पानी बनाएगा और ऑक्सीजन गैस जो है यहां से आपको मिल जाएंगे। तो इसी हिसाब से अगर एसिडिफाइड वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड में ऑक्सीजन और कैथोड में आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कॉपर सल्फेट की अगर बात करें, ठीक है, कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो एक होता है आपका
कॉपर इलेक्ट्रोड लेके और एक होता है आपका कॉपर प्लाटिनम इलेक्ट्रोड लेके। दो चीज समझना है अच्छे से आप लोगों को। तो कॉपर का अगर बात करें सर, कॉपर की अगर बात करें, यही चीज बस समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि कॉपर है और कॉपर ही इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो, aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate using copper electrode, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। तो देखो कॉपर सल्फेट में क्या क्या आयंस तो पहले प्रेजेंट होगा वो चीज देख लो। कॉपर 2+ सल्फेट, अब एक्वास है तो H+ रहेंगे, OH- रहेंगे। अब कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा देखो, अब बताओ आप लोग कैथोड में कौन कौन दो चीज आएंगे, कॉपर 2+ जाएगा और H+ जाएगा। तो आप लोग को ये चीज ध्यान होगा, देखो H+ लिखे था ना, उसके बाद कॉपर लिखे किसी नहीं बताऊं, तो ये चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, तो डिपोजिशन पोटेंशियल इसका कॉपर 2+ का कम होगा, तो ये प्रेफरेंशियली आएंगे यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएगा। समझ में आया। अगर एनोड की बात करें तो एनोड में क्या होगा देखो, एनोड में आपका जाएगा OH-, ये दोनों। लेकिन एक क्या चीज है पता है आप लोगों को, कि अगर हम लोग डिपोजिशन की बात करें तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन होने का जो मतलब एक्टिविटी है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होने का मतलब कॉपर के साथ अगर किसका मतलब रिएक्शन हो, देखो एक्टिव है ना यहां पर, कॉपर एक्टिव एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो है यहां पर ये आपका यहां पर एक्टिव है, तो कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो अब देखो अगर ये खुद जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहां पर ऑक्सीडेशन 2-3 चीजों के साथ कंपटीशन हो रहा है, OH- के साथ, सल्फेट के साथ और कॉपर के साथ। अब देखो कॉपर बोल रहा है कि देखो मेरा ऑक्सीडेशन होने का जो है चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब हम इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, OH- से भी इजीली कर लेंगे ऑक्सीडेशन और सल्फेट आयन से भी इजीली कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो कैन इजीली ऑक्सीडाइज्ड, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एनोड में से जो चीज होगा ना यहां पर, एनोड से आपका कॉपर से कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कॉपर 2+ वहां पर आ जाएंगे सोल्यूशन में। समझ में आया। तो कॉपर 2+ आ जाएंगे सोल्यूशन में। तो कॉपर 2+ आ रहा है जा रहा है, मतलब कॉपर 2+ का कुछ कंसंट्रेशन का चेंज यहां पर नहीं होना चाहिए। कॉपर 2+ आयंस देखो सेम होगा यहां पर। समझ में आया। तो एनोड से आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और यहां पर कॉपर 2+ सोल्यूशन में आ रहा है, फिर उसका डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, फिर वो सोल्यूशन में आ रहा है, फिर उसका डिपोजिशन हो रहा है, ऐसे करके कॉपर जो है रिएक्ट कर रहा है यहां पर एनोड के हिसाब से। तो सल्फेट यहां पर जाने के बाद भी इसका कुछ नहीं हुआ, मतलब ये नहीं, मतलब रिएक्शन हुआ इसका, इससे कुछ प्रोडक्ट नहीं बना, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ऑक्सीडाइज होके। तो ये जो आयंस है ना, ये स्पेक्टेटर आयंस के हिसाब से काम कर रहा है, स्पेक्टेटर। तो ये भी सवाल आता है आप लोगों का कि स्पेक्टेटर आयंस होता क्या है, कि विच आयंस माइग्रेट टू द रेस्पेक्टेड एनोड बट डू नॉट ऑक्सीडाइज, वो वहां पर ही रह जाता है। सो ऐसे आयंस को बोला जाता है स्पेक्टेटर। तो यहां पर सल्फेट आयंस जो है स्पेक्टेटर आयंस, आपसे पूछा जाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में स्पेक्टेटर आयंस कौन है, तो ऑब्वियसली सवाल का आंसर क्या होगा, सल्फेट आयन, ठीक है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो देखो जितना सारा पॉसिबल चीज बता दी आप लोगों को, कॉन्सेप्ट बता दिए, बहुत धीरे धीरे 1 घंटा आप लोग अगर दे रहे हो यहाँ पर तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम आ रहा है बहुत नजदीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों ना एक ऐसा वीडियो देखो आप लोग जिसमें पूरा मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, ऐसे ऐसे नहीं हड़बड़ी में कुछ सवाल कर दिए ऐसे ऐसे करके जो होता है नॉर्मली, वो नहीं हो रहा है। आप सीख रहे हो, आपको परमानेंट हो रहा है चीजों चीजें को माइंड में आप लोग बहुत देर तक मतलब रख सकते हो इसको।
और खुद से अभी देखो आप लोग इतना प्रिपेयर हो गए हो कि इसके बाद सवाल लगाओ, सवाल प्रैक्टिस करो बहुत सारा, तो उसमें से सारा चीज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट बनाना है ना आप लोगों को, कि ऐसा कॉन्सेप्ट बता दो स्टूडेंट्स को कि खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद नया सवाल को कर सके, प्रैक्टिस सवाल को कर सके, और एग्जाम के लिए जो फोबिया है, केमिस्ट्री लेके जो फोबिया होता है वो चीज दूर हो जाए। वही मकसद होना चाहिए एक टीचर का। समझ में आया कि चीजें कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कैसे करना है, कौन किसको एनोड में लेना है, किसको कैथोड में ले जाना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे अप्लाई करना है, डिपोजिशन पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन वाला चीज आ रहा है वो कौन किसको भेजेंगे, हुआ कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो रटने से बेहतर है भाई कॉन्सेप्ट को समझ लो ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग ये चीज बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन है, बहुत सारा इलेक्ट्रोकेमिकल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशंस को लेके वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ तो डेफिनेटली शेयर करो, और ये इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो उन लोगों को, क्योंकि अभी भी 500 क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये आप लोग के सामने ये एक रिक्वेस्ट है मेरा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास इसको पहुंचाओ, लोगों के साथ इस चैनल को मतलब उन लोगों को बताओ। ठीक है, और इस फैमिली का मेंबर बनने के लिए बोलो उन लोगों को। तो डेफिनेटली आप लोग मेरा साथ दोगे बहुत अच्छे तरीके से, और चलो ऐसे ही और भी बहुत सारा चैप्टर्स है जो कि हम लोग ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों आपने जो अपना स्टडी है बहुत अच्छे से करो, टाइम को यूटिलाइज करो, ये चीज दिमाग में रखो कि टाइम एक बार हाथ से फिसल गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। पैसा कमा सकते हो, टाइम को खरीद नहीं सकते हो, तो ये टाइम जो है जब आपके पास है, जो अभी है आपके पास, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, जितना मैक्सिमम एफोर्ट दे सकते हो पॉजिटिव वे में उसको यूटिलाइज कर सकते हो करो। अब पढ़ाई में जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हो दो, रिवीजन करो, पुराना पढ़ाई रिवीजन करो, मैथ्स करो, इंग्लिश पढ़ो, एसएसटी पढ़ो, नोट्स बनाओ, ऐसे में मतलब खुद को बिजी रखो। खाली दिमाग शैतान का घर, पता है ना आप लोगों को, तो दिमाग को खाली रखना ही नहीं, हर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ये चीज करना है, हाँ भाई ये इसका नोट्स बनाना है, ये चैप्टर रिवाइज करना है, ये मैथ्स करना है, ये चीज नहीं याद आ रहा है, यहाँ पर ये केमिकल फॉर्मूला क्या था, वही सब चलना चाहिए। ये मॉक दिए थे उसमें अच्छा मार्क्स नहीं आया तो उसको कैसे और भी बेहतर करें, ये सब ना दिमाग में चलना चाहिए एक स्टूडेंट का। समझ में आ रहा है कि बताओ? तो बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ रहो, अच्छा खाना खाओ, पानी पियो अच्छे से, अच्छी नींद लो, और खुद को एक्टिव रखो, एक्टिव माइंड को एक्टिव रखो सारा दिन भर, जैसे एकदम पूरा जोश के साथ अपना पढ़ाई को कर सकते हो, जैसे खुद को एक्टिव रखो। और चलो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओके।